नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त के बारे में और आरंभिक तौर पर समुद्रगुप्त की उपाधियों के बारे में और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमारी बातचीत यहाँ जारी रहने वाली है। शुरू करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। 335 से 375 ईस्वी, कहीं कहीं ये 350 से 375 ईस्वी भी मिलता है। तो सन का इतना ज़्यादा इशू रहता नहीं है, ना ही ऐसे कोई क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो और वैसे भी बहुत सारे कैलकुलेशन प्राचीन भारत में सन के बारे में जो है वो कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासन रहा। ये गुप्त काल का वो शासक है जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की, एक ऐसा शासक जिसने समुद्र तक विजय प्राप्त की। आपको इसके नाम से ही पहचानना है कि इन्होंने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य को विस्तृत किया, विस्तीर्ण किया और तीनों ओर के समुद्र को विजित करने की कोशिश की और समुद्र तक विजित करते हुए ये सफलताएं प्राप्त करते हैं। और आपको याद रखना है समुद्र तक विजय प्राप्त करने वाला कौन है, तो समुद्रगुप्त है। ठीक है। इस समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में हम लोग जानते हैं कि फ्रांस का शासक था और नेपोलियन ने बहुत सारे युद्धों में विजय प्राप्त की थी अपने पराक्रम और युद्ध नीति की वजह से। और उसी तरह का श्रेय भारतीय इतिहास में किसे दिया जाता है, तो समुद्रगुप्त को दिया जाता है। अब समुद्रगुप्त जो शासक बने हैं इसके बारे में आपको बता दें कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, आपको याद होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट इससे पहले शासक थे, समुद्रगुप्त के पिता। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सभा में ये घोषणा की कि मेरे बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, बाद का शासक कौन होगा, तो वो समुद्रगुप्त होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल डिफाइन है, निश्चित है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इस तरह का डिक्लेरेशन किया था कि मेरे बाद समुद्रगुप्त शासक बनेंगे। हालांकि एक काचगुप्त नाम से एक और व्यक्तित्व की बात बीच में चलती है। फादर हेरास की बात माने, फादर हेरास एक इतिहासज्ञ रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि काचगुप्त और समुद्रगुप्त के बीच में, अर्थात चंद्रगुप्त फर्स्ट के दोनों पुत्रों के बीच में कहीं ना कहीं उत्तराधिकार का विवाद रहा और उस विवाद में समुद्रगुप्त ने काचगुप्त को हराया, ऐसी संभावना व्यक्त की है, क्योंकि काचगुप्त का नाम कई सिक्कों पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखें इस बात का कि इस उत्तराधिकार के युद्ध की संभावना भी व्यक्त की जाती है। हालांकि ये प्रश्न पूछा गया है, हालांकि ये चंद्रगुप्त फर्स्ट ने भरी सभा में डिक्लेयर किया था कि समुद्रगुप्त को ही शासक बनाया जाएगा, तो उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की कुछ उपलब्धियों के बारे में। आपको बताएं, इन्हें कविराज कहा गया है और एक संभावना व्यक्त की जाती है कि ये एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। हालांकि इस संबंध में कोई ऐसी निश्चित रचना हमें प्राप्त नहीं होती है जिसे हम समुद्रगुप्त की रचना के रूप में स्वीकार कर सके। इसके अलावा ये एक अच्छे संगीतज्ञ हैं और इस चीज़ के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। कहाँ से? एक तो इनके सिक्कों से मिलते हैं, वीणा प्रकार के सिक्के हैं, वीणा बजाते हुए इनको प्रदर्शित किया गया है। और उसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में भी हमें ये जानकारी मिलती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कविराज कहाँ कहा गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति में इन्हें कविराज कहा गया है। ठीक है। संगीतज्ञ हैं, सिक्कों से और प्रयाग प्रशस्ति से इसके बारे में विशेष जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा देखें तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर समुद्रगुप्त गुप्त काल के पहले शासक हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। ठीक है। आपको ध्यान रखना है अश्वमेध यज्ञ गुप्त काल में पहले समुद्रगुप्त ने कराया, उसके बाद कुमारगुप्त फर्स्ट ने कराया। ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ कराने वाले कौन हैं, तो ये भी समुद्रगुप्त हैं। और यदि मैं सारी चीज़ों को एक साथ समाहित करने की कोशिश करूं तो मैं इनकी उपाधियों का जिक्र कर लेता हूं, जिससे आपकी बातचीत और ज़्यादा, आपको ये बातचीत और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। देखिए उपाधियां देख लेते हैं। एक तो पराक्रमांक, रटने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी आपको यहाँ से समझना है। पराक्रमांक मतलब पराक्रमी। ठीक है।
इसके अलावा अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम मतलब अश्वमेध कराने वाला पराक्रमी। इसके अलावा सर्वराजोच्छेता, सर्वराजोच्छेता, सर्वराजोच्छेता का मतलब होता है सभी राजाओं का उच्छेद करने वाला, इसका मतलब सभी राजाओं को पराजित करने वाला। अप्रतिरथ, अप्रतिरथ जिसके समान कोई योद्धा नहीं है। इन सारी उपाधियों से आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि ये व्यक्तित्व एक बहुत बड़ा योद्धा है और इसने बहुत बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त की है। तो ये उपाधियां आपके सामने आ गई। इसके अलावा आपको एक और उपाधि का जिक्र हमने किया, कौन सी? कविराज की उपाधि। तो ये सारी की सारी उपाधियां किसकी हैं? ये समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं। यहाँ पर एक और जिक्र करना चाहूँगा, एक उपाधि ऐसी भी है जिस पर विवाद है, परम भागवत। परम भागवत की उपाधि इनकी प्राप्त होती है और ये उपाधि जो नालंदा ताम्रपत्र में मिलती है, इस पर बड़ा विवाद रहा है और ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो परम भागवत की उपाधि नालंदा ताम्रपत्र में दी गई है, ये ओरिजिनली ठीक नहीं है। इस ताम्रपत्र पर भी कोई प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, इसकी प्रामाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है, तो परम भागवत की उपाधि इनकी संदेह में है और इस वजह से इसके बाद जो शासक आएंगे चंद्रगुप्त सेकंड, हम ये मानते हैं कि परम भागवत की उपाधि सबसे पहले गुप्त काल में किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड, या जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं, उन्होंने धारण की थी। ठीक है, तो ये सारी उपाधियां आपके सामने आ गई। पराक्रमांक समझ में आ गया, अश्वमेध पराक्रम समझ में आ गया, सर्वराजोच्छेता, अप्रतिरथ। ठीक है, तो ये मुख्य उपाधियां हैं जो समुद्रगुप्त ने कभी न कभी धारण की। और मैंने आपको बताया कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है स्मिथ के द्वारा, तो बहुत बड़े योद्धा के रूप में इन्हें 100 युद्धों का विजेता भी माना जाता है। मैं यहाँ जिक्र कर लेता हूँ क्योंकि सिक्कों पे इस चीज़ का उल्लेख है, 100 युद्धों का विजेता भारतीय इतिहास में किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पर आपको इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो ये सारी की सारी उपाधियाँ यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं इनके अभिलेखों के बारे में, इनकी जानकारी के जो मूल स्रोत हैं। तो मुख्य अभिलेख तो इनका प्रयाग प्रशस्ति है, परंतु एक एरन अभिलेख का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित माना जाता है और इसमें एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। इन जानकारियों में मुख्यतः क्या है? एक तो एरन को समुद्रगुप्त का भोग नगर कहा गया है। समुद्रगुप्त का भोग नगर किसे कहा गया है? एरन को कहा गया है। और इसके अलावा इस अभिलेख में हमें समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी और पुत्र तथा पौत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्रश्न आएगा कि दत्त देवी का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो किस में मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है और ये एरन इनका भोग नगर कहलाता है। ठीक है, तो ये एरन अभिलेख के बारे में हमारी जानकारी यहाँ पर पर्याप्त हो जाएगी। ठीक, इसके बाद एरन अभिलेख आप लोग सुना होगा, एक एरन अभिलेख के बारे में हम लोग जिक्र पढ़ते हैं जहाँ पर हम ये कहते हैं कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख में है। वो जानकारी भी आपको दी जाएगी। फिलहाल आपको यहाँ समुद्रगुप्त के एरन अभिलेख की जानकारी मिल रही है। अब इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में जो डिटेल्स मिलती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट, प्रयाग प्रशस्ति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति। तो इसके नाम से ही हम बातचीत को शुरू करते हैं। प्रयाग का मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद को वर्तमान में पुनः प्रयाग कहने लग गए, तो इलाहाबाद में स्थित। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? इसमें उपलब्धियां हैं, इसमें प्रशंसा की गई है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, तो पहले तो इसका बेसिक देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति क्या है तो आपको बताएं, ये एक इस तरह का अभिलेख, इस अभिलेख में मूलतः यह अशोक के कौशाम्बी अभिलेख, आपको याद होगा अशोक का, मौर्य शासक अशोक का कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, तो ये कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास में ही है, इस अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर ही स्थान रिक्त था।
ठीक है। इस रिक्त स्थान का लाभ उठाया किसने? हरिशेन ने। आपको पता होना चाहिए कि प्रयाग प्रशस्ति जिसे हम कह रहे हैं उसके रचनाकार कौन है? हरिशेन है। और हरिशेन ने इसका लाभ उठाते हुए यहाँ पर जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति ये यहाँ पर लिखी, ठीक है। फिर भी इसकी जगह शेष रह गई थी। और आपको बता दें जो मुगल काल आया तो वहाँ पे अकबर ने इस अभिलेख को सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ से कौशाम्बी से शिफ्ट कराकर इलाहाबाद ले गए। और जब इलाहाबाद ले गए तो यहाँ पर कुछ और जो शेष भाग था, जो खाली जगह थी, वहाँ पर आपको बताएं जहांगीर और बीरबल का नाम उल्लेखित फारसी का अभिलेख भी हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और ये अभिलेख के रचनाकार जो हैं वो हैं अब्दुल्ला मुश्किन कलाम। आपको ध्यान रखना है, अब्दुल्ला मुश्किन कलाम। तो एक बार इसको दोबारा रिवीजन में लेकर जाते हैं, एक बार आप इसको अच्छे से समझ लें। सबसे पहले अशोक ने कौशाम्बी अभिलेख यहाँ स्थापित कराया। आपको पता है अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। तो ये तो प्राकृत में, इतना तो प्राकृत में लिखा हुआ है जिसमें अशोक की नीतियों के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद समुद्रगुप्त की प्रशस्ति या प्रशंसा या समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जिक्र किया गया, किसके द्वारा? हरिशेन के द्वारा। और हरिशेन ने इसकी रचना की है, मतलब इसको राइटिंग तो हरिशेन की है, अर्थात स्क्रिप्ट तो सारा हरिशेन का बनाया हुआ है, परंतु इसका जो उत्कीर्णक है, आप ध्यान रखिएगा, उत्कीर्ण किसने किया? उत्कीर्णक तिलभट्ट को माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। किसको? तिलभट्ट को। अर्थात जो भी उपलब्धियां हैं उनको छंदबद्ध करना, ना उनको राइट डाउन करना, वो सारा काम तो किसने किया है? वो हरिशेन ने किया है। परंतु उत्कीर्ण करने का काम किसने किया है? तो वो किया तिलभट्ट ने। फिर उसके बाद जब मुगल काल आया तो इसको सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे अभिलेख को उठाकर इलाहाबाद में रख दिया गया। और इलाहाबाद में रखने के साथ ही फारसी भाषा में अब्दुल्ला मुश्किन कलाम ने यहाँ पर कुछ उल्लेखित कराया, जिसमें जहांगीर और बीरबल का नाम भी हमें प्राप्त हो जाता है। और इलाहाबाद में होने की वजह से ही समुद्रगुप्त की इस उपलब्धि सूचक अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है। और इसका बेसिक देखें कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जिक्र है, ये किस लैंग्वेज में है? तो संस्कृत में है। तो यहाँ पर बातचीत पहले प्राकृत में लिखा गया, फिर संस्कृत में लिखा गया, फिर फारसी में लिखा गया, ठीक है। एक ही अभिलेख पर इस तरह का डिस्क्रिप्शन हमें प्राप्त हो जाता है। संस्कृत में लिखा गया, गद्य और पद्य में लिखा गया। और गद्य पद्य की संयुक्त शैली को चंपू काव्य के नाम से जानते हैं हम लोग। कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। इसके अंदर, इस पूरे अभिलेख के अंदर 33 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 33 पंक्तियां। आजकल पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हरिशेन के बारे में थोड़ा सा और जानना पड़ेगा आपको। हरिशेन जो इसके रचनाकार माने जाते हैं, ये 3 पदों पर यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। 3 पदों पर इन्होंने समय समय पर अपनी सेवाएं दी हैं। ये संधि विग्रहिक रहे हैं, सिंधी विग्रहिक, कुमारामात्य और महादंडनायक। संभवतः एक ही समय पर या अलग अलग समय पर ये तीनों पदों के धारक रहे हैं हरिशेन। और प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, हम आगे जाके प्रशासन में डिटेल करेंगे। संधि विग्रहिक का मतलब होता था संधि और विग्रह को संपादित करने वाला, मतलब विदेश मंत्री। कुमारामात्य IAS के समकक्ष एक पद होता था, जो उच्चतम अधिकारी होता था, उसे कुमारामात्य कहते थे। और महादंडनायक अर्थात दंड का महानायक, मुख्य न्यायाधीश। तो इन 3 पदों को सुशोभित किया हरिशेन ने, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी हुई किसके बारे में? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। अब प्रयाग प्रशस्ति में क्या क्या चीज़ें उल्लेखित हैं वो जरा सी हम देख लेते हैं। देखिए, पहली बात, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। इसका मतलब शायद ये एक बहुत अच्छे रचनाकार रहे हैं, परंतु इनकी कोई ऐसी रचना प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को
नारद और तुम्बरु के समान श्रेष्ठ संगीतज्ञ कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नारद और तुम्बरु के समान संगीतज्ञ किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। ये प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है। तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने समुद्रगुप्त को भरी सभा में उत्तराधिकारी घोषित किया, उत्तराधिकारी घोषित किया कि मेरे बाद शासक कौन बनेगा? समुद्रगुप्त बनेगा। इसका उल्लेख भी हमें प्रयाग प्रशस्ति में स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है। वहाँ इस तरह का उल्लेख मिलता है कि जैसे इस तरह की घोषणा की गई तो जो तुल्य कुलज हैं उनके चेहरे म्लान हो गए। इसका मतलब क्या है? जो उनके और भाई बंद थे उन भाइयों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि समुद्रगुप्त को अगला शासक बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो इस तरह का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर चौथा, अगर मैं पॉइंट कहूँ तो चौथा ये कि इन्हें लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। लिच्छवी दोहित्र का क्या मतलब निकलेगा? आपको याद होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह हुआ था लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से, और कुमार देवी का पुत्र होने की वजह से ये लिच्छवी जो हैं इनके नाना हो गए, इसलिए लिच्छवी दोहित्र हो गए। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, लिच्छवियों के दोहित्र हो गए, अर्थात समुद्रगुप्त के जो नाना हैं वो कौन से वंश के हैं? वो लिच्छवी वंश के। ठीक है, तो लिच्छवी दोहित्र भी यहाँ पर उल्लेखित मिलता है। तो ये सारा का सारा वर्णन जो है ये हमें प्रयाग प्रशस्ति में प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको जोड़ना है अपने आप से कि इस प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया उसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अश्वमेध पराक्रम उपाधि मिलती है सिक्कों पर। एक सिक्का स्पेशली मिलता है जहाँ यूप का चित्र है, घोड़े का चित्र है, और अश्वमेध के बारे में पूरी डिटेल मिल जाती है। अश्वमेध पराक्रम है लिखा हुआ है, किंतु प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध किए जाने के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब ये भी संभव है कि अश्वमेध लास्ट में बाद में कराया गया हो और इस अभिलेख की रचना, इस प्रशस्ति की रचना संभवतः पहले करा दी गई हो। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो आपसे प्रश्न वैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से प्रयाग प्रशस्ति में कौन कौन सा उल्लेख मिलता है, कौन सा उल्लेख नहीं मिलता है। तो कौन सा उल्लेख नहीं मिलता है पे आपको अश्वमेध के बारे में हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, और अगर हम ये कहें, इसको मैं एक्सेप्शन में डाल देता हूँ कि ये हमें प्राप्त नहीं होता है और प्राप्त होता है, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है और विजयों और नीतियों का उल्लेख हमें 7वें श्लोक से मिलता है। कहाँ से प्राप्त होता है? 7वें श्लोक से मिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं इसको स्पेशली बता रहा हूँ। और इनकी उत्तर विजय, दक्षिण विजय, आटविक विजय, सीमांत विजय, उन सारों का जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तो आपको स्पेशली अलग अलग बताया जाएगा कि कहाँ पर कौन सी पंक्तियों में किन विजयों का उल्लेख हमें समुद्रगुप्त की प्राप्त हो जाता है। अब ये सारी की सारी जानकारी हो गई। और यहाँ एक और फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट आजकल हो रहा है कि इस अभिलेख को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ए ट्रायर के द्वारा इस अभिलेख को प्रत्यक्ष किया गया या सामने लाया गया। तो ए ट्रायर का नाम भी आपको ध्यान रखना है। 1834 में इस तरह का इन्होंने ये काम किया। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति आपको समझ में आ गया होगा। अशोक के अभिलेख पर मूलतः समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हरिशेन कौन है पता लग गया। संस्कृत में चंपू काव्य 33 पंक्तियाँ। ठीक है, कविराज, नारद और तुम्बरू के समान संगीतज्ञ, सभा में उत्तराधिकारी घोषित हुए, लिच्छवी दोहित्र, विजयों का नीतियों का उल्लेख 7वें श्लोक से, और ए ट्रायर के द्वारा ये अस्तित्व में लाया गया, स्पष्ट रूप से सामने लाया गया। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर रखनी है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। फ्लीट महोदय कहते हैं, फ्लीट महोदय, कि ये मरणोपरांत अभिलेख है। ये आजकल पूछा जा रहा है एग्जाम में, इसलिए आप इसको भी शामिल कर लेंगे
कैसा अभिलेख है, वो ये मानते हैं कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद इसे स्थापित किया गया, इसे लिखा गया, तो वो इसे मरणोपरांत अभिलेख के नाम से भी बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमने बात कर ली और समुद्रगुप्त की आरंभिक बातचीत हमारी यहाँ पर हो गई। काचगुप्त से उत्तराधिकार की संभावना फादर हैरास ने कहा। ठीक, एक बात। दूसरी बात, प्रयाग प्रशस्ति को कौन प्रकाश में लाया, ए ट्रॉयर लाए, और किसने इसे मरणोपरांत अभिलेख कहा, तो फ्लीट महोदय ने। ये 3 फैक्ट आपको स्पेशली ध्यान रखने। बाकी बहुत जनरल सी चीज़ें हैं जो आप रेगुलर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको यहाँ पर याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कविराज हैं, 100 युद्धों के विजेता हैं। स्मिथ ने क्या कहा इनको, भारत का नेपोलियन कहा। तो ये सारी बातचीत आपको यहाँ पर समाहित कर लेनी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनकी विजयों के बारे में और उन विजयों का उल्लेख कहाँ पर है प्रयाग प्रशस्ति में, वो सारी बातचीत नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।